जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प और एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है संघवाद एंड आज के इस चैप्टर में टोटल ये 5 टॉपिक दिए गए हैं जिन्हें आपको एक एक करके समझना है। तो ये सबसे पहले मैं देख लेते हैं कि इन पांचों टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है एंड ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, अर्थात चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इन सभी को एक एक करके बेसिक्स के साथ फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ इनसे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की, आप ऐसे समझिएगा कि ये चैप्टर वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कि भैया ऐसा क्यों? तो जब मैंने इस चैप्टर के नोट्स बनाए और इसकी क्लास रिकॉर्ड की तो उससे पहले मैंने इस पर रिसर्च की और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस चैप्टर से अभी तक विभिन्न एग्जाम्स में, जैसे कि आपका सिविल सर्विस एग्जाम हो गए, एसएससी का एग्जाम हो गया, शिक्षक भर्ती के एग्जाम हो गए, पुलिस के एग्जाम हो गए, रेलवे के एग्जाम हो गए, इन सभी एग्जाम्स में मिलाकर के अभी तक संघवाद पर 25 से 30 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, और ऐसा भी हुआ है कि एक ही प्रश्न कई सारे एग्जाम्स में मल्टीपल बार रिप्लाई किए गए। और अगर हम केवल सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें तो केवल सिविल सर्विस एग्जाम में, जिसमें यूपीएससी आता है एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स आते हैं, इसमें 2015 से, कब 2015 से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर साल एक न एक प्रश्न आता ही आता है और 2023 में तो हद हो गई। 2023 में 3 से 4 प्रश्न पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये चैप्टर वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है एंड इस चैप्टर में दिए गए सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पर अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है संघवाद। इसमें आपको 3 बातें समझनी है। पहली बात कि संघवाद का मतलब क्या होता है, अर्थात संघवाद क्या है। फिर संघीय और एकात्मक शासन में अंतर समझना है। इसके बाद संघवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं। अब आप ऐसे समझिएगा संघवाद क्या है, इस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। डायरेक्ट यही प्रश्न आया एसएससी सीजीएल 2017 में, सीटेट 2019 में, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में 3 बार प्रश्न आया। ठीक है, सेम प्रश्न। संघवाद की जो विशेषताएं हैं इस पर यूपीएससी के मेंस एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। ठीक है, एंड ये जो अंतर है संघवाद का मतलब, इस पर घुमा फिरा करके यूपीएससी प्री एग्जाम में भी प्रश्न पूछे थे जो कि थोड़े से हल्के रहते हैं। दूसरा टॉपिक है संघीय ढांचे के प्रकार। ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, एक है साथ आकर संघ बनाना और एक है साथ लेकर संघ बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझना। तीसरा है भारत में संघीय व्यवस्था। अच्छा, संघीय व्यवस्था भारत में किस तरह कार्य करती है ये आपको अच्छी तरह समझना है। इसमें 3 सूचियों के विषय में बताया गया, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय रखे गए जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में वो है जिस पर राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती में वो आते हैं जिस पर केंद्र और राज्य मिल करके कानून बनाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। चौथा है संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियां। 3 नीतियों के विषय में बताए गए, एक है भाषाई नीति, दूसरी भाषा नीति और तीसरी केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, पांचवा टॉपिक भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस चैप्टर के वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो 2 मिलेंगे, एक पहला और एक पांचवा। पांचवें में आपको विकेंद्रीकरण के विषय में पढ़ना है कि भारत में विकेंद्रीकरण किस तरह से हुआ। ठीक है, यहां पर 1992 में संविधान में संशोधन किया गया था और इस संशोधन के पश्चात पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक अधिकार दिए गए थे, चुनाव और आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली अगर विकेंद्रीकरण शब्द की बात की जाए तो इस शब्द पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी के एग्जाम में। तो इस शब्द का अर्थ एक बार समझ लो। बेसिकली विकेंद्रीकरण शब्द का अर्थ होता है सत्ता, अधिकार, जिम्मेदारी या निर्णय लेने की शक्ति को एक ही केंद्र पर सीमित ना रखकर उसे विभिन्न स्तरों या विभिन्न इकाइयों में बांट देना। जैसे कि अगर आप भारत में देखोगे तो केंद्र के बाद में राज्य आ गया, राज्य के बाद में नगर, या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो पंचायती चुनाव हो गए ये आ गए। ठीक है, तो यहां पर भी विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण किस तरह से है इसको पूरा आज के इस चैप्टर में आपको समझना है। तो ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते और एक एक करके एक्सप्लेन करते। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और अगर आप एसएससी, शिक्षक भर्ती या सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं 1 से 2 मिनट में हमारे इस कोर्स के विषय में और कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं उसके विषय में आपको बता देता हूं। फिर इस टॉपिक को, अर्थात पहले टॉपिक संघवाद क्या है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। फीचर्स के आधार पर ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर है, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये 10 से 15 हजार रुपए की कोर्सेस में भी और कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। इस कोर्स में हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इन दोनों को बनाने के लिए हमने काफी रिसर्च की हुई है। आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउट ग्रुप दिया गया एंड इस कोर्स में आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है वो अब तक की बेस्ट टेस्ट सीरीज, जिसे हमने काफी रिसर्च के साथ बनाया हुआ है, जिसमें एनसीईआरटी के चैप्टर्स में दिए गए हर एक टॉपिक पर एग्जाम ओरिएंटेड मल्टीपल टाइप्स के प्रश्न बनाए गए। आप ऐसे समझिएगा कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक के एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर से 50 से 100 प्रश्न बने हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस को मच बेटर किया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अलग से आपको क्विज भी प्रोवाइड की जा रही है। और मुझे चूंकि पता है कि हर बच्चा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखते हुए हमने इस कोर्स की सभी क्लासेस को कंप्लीटली फ्री कर दिया है, जो कि हमारे दृढ़ संकल्प एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल दोनों ही जगहों पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अब अगर आप बात करें कि ये कोर्स किन लोगों के लिए, तो इसे हमने स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्जाम को टारगेट किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसके अलावा एसएससी की, शिक्षक भर्ती की, पुलिस की या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी को बेसिक्स के साथ फुल डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि हर एक बच्चा इसे अच्छी तरह से पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसे ज्वाइन कैसे करना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, दृढ़ संकल्प आपको मिल जाएगा। ठीक है, मीनिंग यही है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, जो रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो पेड कोर्स में जाइएगा, अगर आपको ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज में जाइएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए ओनली तो नोट्स में जाकर के आप लोग परचेस कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख करके जा रहे हो तो कूपन कोड अभिषेक सर का इस्तेमाल कीजिएगा। अभिषेक सर कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर 15 से लेकर के 35% तक का जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिलेगा। ये कूपन हमेशा वैलिड रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो पहले टॉपिक की मुख्य हेडिंग है संघवाद क्या है। क्योंकि हमारे आज के इस चैप्टर का मुख्य विषय भी संघवाद ही है, इसलिए सबसे पहले यहां पर संघवाद का मतलब अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि अगर आपने एक बार संघवाद का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया तो चैप्टर में दिए गए अन्य सभी टॉपिक्स को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप संघवाद का मतलब ही नहीं समझ पाए तो अन्य टॉपिक्स को समझना तो आप भूल ही जाओ। इसलिए सबसे पहले पूरे फोकस के साथ ये समझो कि आखिरकार संघवाद क्या होता है। ठीक है, तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि 1993 में बेल्जियम के संविधान में बदलाव कर केंद्रीय सरकार की कुछ शक्तियां स्थायी रूप से प्रांतीय सरकारों को दे दी गईं। पहले ये अधिकार केंद्र द्वारा दिए जाते थे और वापस भी लिए जा सकते थे, लेकिन बदलाव के बाद प्रांतीय सरकारें इन अधिकारों के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इससे बेल्जियम ने एकात्मक शासन से संघीय शासन प्रणाली अपना ली। दूसरी ओर श्रीलंका में अब भी एकात्मक शासन है, जहां सभी अधिकार केंद्र के पास है। वहीं तमिल नेता देश में वास्तविक संघीय शासन प्रणाली की मांग करते हैं। अब इसे पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा डीपली समझो और ये जो कहा जा रहा है ना, ये जो स्टोरी दी गई इसका अर्थ समझो। ठीक है, क्योंकि कहानियां पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक आप उस कहानी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसे गहराई से नहीं समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि यहां पर जो जानकारी दी गई है चैप्टर नंबर 1 से रेफरेंस के रूप में ली गई। चैप्टर नंबर 1 का नाम था सत्ता की साझेदारी। इसमें एक बेल्जियम और एक श्रीलंका, इन दोनों देशों में घटित हुई कुछ घटनाओं का उदाहरण लेकर के ये बताया गया था कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र के लिए ये क्यों जरूरी है। फिर सत्ता की साझेदारी की जरूरतों के विषय में बताया गया था एंड फिर सत्ता की साझेदारी के रूप के विषय में बताया गया था। 4 रूप होते हैं, तो चारों रूपों के विषय में डिटेल में बताया गया था। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 को नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी पॉलिटी की, हिस्ट्री की एंड ज्योग्राफी की अभी तक जो क्लासेस आ चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक की जो भी क्लासेस आई हैं उनको अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। एंड हाँ, चैप्टर नंबर 1 को
को जरूर देख लेना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना और लाइक शेयर कर देना, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। नहीं तो कोई बात नहीं, कमेंट जरूर करना। कहा जा रहा है, पॉइंट पर फोकस कीजिएगा, कहा जा रहा है कि सन 1993 में 1993 में होता क्या है, बेल्जियम के संविधान में बदलाव किए जाते हैं, संशोधन किया जाता है। होता क्या है कि भैया केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां, या फिर यूं कहे कि कुछ अधिकार, कुछ पावर्स स्थायी रूप से यानी परमानेंटली प्रांतीय सरकारों को दे दी गई। ठीक है, पहले क्या था, पहले ये अधिकार केंद्र के द्वारा दिए जाते थे राज्यों को, ठीक है, और वापस भी लिए जा सकते थे। अर्थात पहले इन अधिकारों के लिए, पहले इन शक्तियों के लिए, पहले इन पावर्स के लिए जो प्रांतीय सरकारें थी, जो राज्य सरकारें थी, ये केंद्र के ऊपर डिपेंड रहती थी। केंद्र अगर चाहता था तो इनको अधिकार देता था, नहीं चाहता तो नहीं देता था। एक तरह से केंद्र की एजेंट या केंद्र के अधीनस्थ के रूप में राज्य सरकारें पहले काम करती थीं। लेकिन जब संविधान में संशोधन करके ये अधिकार परमानेंटली, स्थायी रूप से प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए, तो अब राज्यों का केंद्र के ऊपर जो निर्भरता थी वो खत्म हो गई। अब जो राज्य थे ये स्वतंत्र हो गए, एक तरह से जो अधिकारों के लिए राज्य केंद्र पर निर्भर रहते थे, प्रांत केंद्र पर निर्भर रहते थे, वो निर्भरता खत्म हो गई। इससे हुआ क्या, एक बड़ा बदलाव हुआ। बड़ा बदलाव ये हुआ कि बेल्जियम ने अब एकात्मक शासन से संघीय शासन प्रणाली को अपना लिया। अब आप कहोगे कि भैया एकात्मक शासन क्या है, संघीय शासन प्रणाली क्या है, आपने तो डायरेक्ट बता दिया, थोड़ा मतलब तो बताओ, गहराई समझाओ। तो समझो, इधर रखते हैं एकात्मक शासन अर्थात ए, और इधर रखते हैं संघीय शासन अर्थात यस। ठीक है, इन दोनों में एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, आगे चल करके डीपली आप समझना। ठीक है, ये स्टोरी दी गई इसलिए थोड़ा कंपैरिजन करवा देते हैं। अगर हम विशेषताओं की बात करें एकात्मक शासन की, ठीक है, तो यहां पर शक्ति के स्रोत की अगर बात की जाए तो सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, एकात्मक शासन में क्या होता है, सारी शक्तियां केंद्र के पास होती, जैसा कि आपने बेल्जियम में देखा 1993 में संशोधन हुआ। इससे पहले क्या था, राज्य जो थे ये केंद्र के ऊपर डिपेंड रहते थे, केंद्र के द्वारा इनको अधिकार दिए जाते थे और वापस भी लिए जा सकते थे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप संघीय शासन में देखोगे तो यहां पर क्या होता है, यहां पर संविधान के द्वारा राज्य और केंद्र इन दोनों के बीच में शक्तियों को बांट दिया जाता है। ठीक है, अगर राज्य सरकारों की बात की जाए तो एकात्मक शासन में राज्य सरकारें केंद्र की एजेंट या अधीनस्थ होती हैं। वहीं संघीय शासन में क्या है, ये जो राज्य सरकारें होती हैं केंद्र के अधीन नहीं होती बल्कि स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि संघीय शासन में जो पावर मिलती है वो केंद्र को भी संविधान से मिलती है और प्रांतीय सरकारों को भी संविधान से ही मिलती है। अब कुछ लोगों के मन में जो गहराई से पढ़ते हैं, जिन्होंने एक एक शब्द को पढ़ा है, उनके मन में ये सवाल होगा, कंफ्यूजन होगा कि सर अभी आपने क्लास 6 से लेकर के 9th एंड 10th में भी लोकतांत्रिक शासन के बारे में बताया कि लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन पद्धति, अब आप यहां पर संघीय शासन पद्धति के बारे में बता रहे हो। आखिरकार मसला क्या है, लोकतंत्र और संघवाद का, लोकतंत्र और संघीय शासन का संबंध आपस में क्या है, थोड़ा दिमाग लगाकर इसको समझना। ठीक है, मैं कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहने देना चाहता, इसलिए पॉइंटों को ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, लोकतंत्र एल बना लेते हैं यहां पर, ठीक है, और संघवाद या एकात्मक इसको बनाते हैं संघवाद यानी एस बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच के संबंध को समझ लो, ठीक है, जिससे कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो, लोकतंत्र या राजशाही या सैन्य शासन ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, इन तीनों का संबंध इस बात से है कि शासन कौन कर रहा है। ठीक है, लोकतंत्र, राजशाही और सैन्य शासन, ठीक है, इन तीनों का संबंध किससे है कि भैया शासन कौन करे। जैसे कि लोकतंत्र है तो जनता शासन करे, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रतिनिधि मिलकर के अपने नेता को चुनते हैं और नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या है, जनता का शासन होता है। राजशाही में एक राजा होता है, कौन होता है, राजा होता है। ठीक है, और सैन्य शासन में क्या होता है, सैन्य शासन में होता है तानाशाह। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एकात्मक या संघवाद की, ठीक है, जो कि हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, संघवाद की, ठीक है, तो संघवाद या एकात्मक जो है, इन दोनों का संबंध इस बात से है कि सरकार की शक्तियों, पावर्स, अधिकार, इनका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे हुआ। अगर सारी की सारी पावर केंद्र को दे दी गई तो वहां पर एकात्मक शासन है, और अगर सारी की सारी पावर मतलब हाँ एक मिनट, अगर पावर जो है उसको राज्य और केंद्र के बीच में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया, तो वहां पर क्या है, वहां पर आपको संघवाद मिलेगा। कुल मिलाकर के बस इतना समझो कि लोकतंत्र, राजशाही और सैन्य शासन, इन तीनों का संबंध किस बात से है कि भैया शासन कौन कर रहा है।
ठीक है। और संघवाद या एकात्मक का संबंध किससे है कि भैया सरकार की शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में कैसे हुआ। थोड़ा और आसान भाषा में चलते हैं। संघवाद और एकात्मक शासन राज्य की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर के बारे में कि भैया देश का स्ट्रक्चर कैसा है, जो राज्य हैं वो केंद्र के अधीन रहते हैं या कि जो राज्य उनको भी संविधान शक्तियां मिल रही हैं और केंद्रों को भी शक्तियां मिल रही हैं। ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें लोकतंत्र या राजशाही या सैन्य शासन की, तो यह है सरकार चुनने की प्रक्रिया को लेकर के। ठीक है कि भैया अगर राजशाही है तो राजा है, ठीक है, सैन्य शासन है तो तानाशाह है, लोकतंत्र है तो जनता का शासन है। अगर एग्जाम्पल के रूप में बताएं तो भैया संघवाद और एकात्मक मकान का नक्शा है। क्या? एक तरह से मकान का नक्शा कि भैया मकान के कमरे कैसे बटेंगे। ठीक है, जैसे देश में राज्यों को शक्तियां बट रही हैं, ऐसे ही मकान के अंदर कमरे कैसे बटेंगे। और लोकतंत्र, राजशाही या सैन्य शासन, इनकी बात की जाए तो ये क्या है, ये यह तय करते हैं कि मालिक, मकान का मालिक कौन होगा। यानी कि देश में लोकतंत्र है या राजशाही है या भैया आपका तानाशाही है। अब मकान का मालिक कोई भी हो, नक्शा तो बनेगो, क्योंकि बिना राज्यों के भैया इतना बड़ा देश आप चलाओगे कैसे। तो भैया मकान का मालिक तो कोई भी हो, नक्शा तो बनेगो, फिर वहां पर चाहे संघवाद हो या एकात्मक हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे अच्छी तरह से। अच्छा, एक दो शब्द और समझ लो। जो एकात्मक है, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एकात्मक को इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटरी। ठीक है। और संघवाद को कहते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। और लोकतंत्र तो आप सभी लोग जानते हो, डेमोक्रेसी। ठीक है। आगे यहां पर कहा जा रहा है कि दूसरी ओर श्रीलंका में अब भी एकात्मक शासन है। ठीक है। श्रीलंका में अगर देखा जाए तो सारी की सारी शक्तियां अभी भी केंद्र के पास में, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी एकात्मक शासन है। ठीक है, क्योंकि सारे अधिकार केंद्र के पास है। मैं यहाँ पर तमिल नेता देश में वास्तविक संघीय शासन प्रणाली की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भैया संघवाद को लागू किया जाए, संघीय शासन प्रणाली को लागू किया जाए। अगर कुछ एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो मैं ढीला ढाला एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे कि आ, एक आपको लोकतांत्रिक संघवाद को अगर देखें तो हमारा भारत देश जहां पर लोकतंत्र भी है, संघवाद भी है। ठीक है। एक आपने देख लिया बेल्जियम का एग्जांपल, यहां पर लोकतंत्र के साथ पहले एकात्मक था, फिर आपको संघीय व्यवस्था मिल गई। ठीक है। आपने श्रीलंका को देख लिया कि यहाँ पर एकात्मक है और लोकतंत्र भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब अगर हम सैन्य शासन या फिर राजशाही का एग्जाम्पल दें तो एक आपको मिलता है यूएई का, यूएई। ठीक है। यूएई ये एक ऐसा देश है जहां पर राजा होते हैं, अर्थात यहाँ पर राजशाही है। ठीक है। ये 7 अलग अलग अमीरातों से मिलकर बना हुआ, अमीरात जिन्हें आपने देश में राज्य कहते हैं, वहां पर अमीरात कहा जाता है। ठीक है। तो ये 7 अलग अलग राज्य या फिर यूं कहें कि अमीरातों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, ऐसे 7 टोटल अमीरात हैं, इनसे मिलकर इनका एक संघ है। ठीक है, यूएई। ठीक है। इन अमीरातों के पास अपने स्थानीय कानून और पुलिस जैसी कुछ शक्तियां भी इनको मिली हुई हैं। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको संघवाद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कैसा है, राजशाही संघवाद है। ठीक है, क्योंकि ये गैर लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र यहाँ पर है नहीं, क्योंकि राजा है, राजा का बेटा ही आगे चलकर राजा बनता है। जनता चुनती नहीं कौन उसका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। जो 7 अलग अलग राज्य हैं अर्थात अमीरात, वहां पर भी शेख बैठे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि राजशाही है लेकिन संघवाद देखने को मिलता है, क्योंकि राज्यों को अधिकार दिए गए कि वो अपने स्थानीय कानून बनाए और पुलिस प्रशासन को पूरा तरीके से कंट्रोल करे। लेकिन लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, जहां यहाँ जनता सरकार नहीं चुनती, अब राजा होते हैं जो कि वो पूरा का पूरा चलाते हैं। ठीक है। अब दूसरा रखते हैं सैन्य शासन का। ठीक है, एक हमने देख लिया यहाँ पर कि भैया राजशाही में संघवाद कैसे कार्य करता है। ठीक है। सैन्य शासन का एक आपको मिलता है मिलिट्री रूल वाला पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान एक अच्छा एग्जांपल है। पाकिस्तान एक संघीय देश है। ठीक है, वहां पर 4 प्रांत हैं, एक पंजाब, सिंध, एक खैबर पख्तून और एक बलूचिस्तान मिलता है। बाकी कुछ और है बट उनको मैं कंसिडर नहीं करना चाहता। ठीक है। अब वहां पर क्या है, जब वहां जनरल मुशर्रफ या फिर जियाउल हक जैसे सैन्य तनाशाओं का राज था, तब लोकतंत्र खत्म कर दिया गया था, लेकिन संघीय ढांचा बना रहा, वो भी कागजों पर ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भैया पाकिस्तान जो है यहाँ पर भी हमें संघवाद देखने को मिलता है, कागजों पर है पर वो, क्योंकि राज्यों को छूट तो दी गई है कि वो अपने स्थानीय कानून बना सकें, पर अगर ऊपर से आ गया फरमान कि ऐसा नहीं होगा तो भैया कुछ नहीं होगा। ठीक है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं। हाँ, अगर सैन्य शासन प्लस एकात्मक का आपको उदाहरण देखना चाहो तो मिलता है उत्तर कोरिया। तानाशाही है। ठीक है, सारी ताकत एक ही जगह पर। उत्तर कोरिया में जो वो चाहता है वही होगा। एकात्मक शासन है वहां पर, सैन्य शासन भी है उत्तर कोरिया, किम जोन बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पेच है, भले ही लोकतंत्र के बिना संघवाद तकनीकी रूप से हो सकता है कि भाई टेक्निकली हमने पाकिस्तान में भी देख लिया, यूएई में भी देख लिया। ठीक है,
टेक्निकली ये तो मतलब पॉसिबल है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बहुत कमजोर होता है, क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं है तो केंद्र में बैठा जो तानाशाह है वो राज्य की शक्तियों को कभी भी छीन सकता। वो चाहेगा आएगा, वो कहेगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तानाशाह है, नहीं मानोगे मार डालेगा, फांसी दे देगा, गोली मार देगा, क्या कर लोगे बताओ। लेकिन लोकतंत्र में संविधान और कोर्ट राज्य की शक्तियों की रक्षा करते हैं। भारत में अगर कोई केंद्र क्या कह सकता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम कहेंगे वही होगा, या कोई तानाशाह है, नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जहां लोकतंत्र होता है वहां पर संविधान और कोर्ट राज्य की शक्तियों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तानाशाह में क्या होता है, तानाशाह जो चाहेगा वो नियम बदल सकता है, इसलिए राज्यों की स्वतंत्रता अक्सर केवल दिखावे के लिए होती, कहां पर, एक तानाशाही में और एक वो राजशाही में। ठीक है, लोकतंत्र में ही अच्छी तरह से संघीय शासन प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। असली संघीय शासन प्रणाली जो है वो लोकतंत्र मिलेगी, जो कि भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप अब एकात्मक और संघीय लोकतंत्र, राजशाही और सैन्य शासन में आपको अच्छी तरह से डिफरेंस मालूम हो गया होगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अब इसे थोड़ा और डीपली जा रहे हैं, कहा जा रहा है संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी अनुषंगी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ठीक है, फिर राज्य या प्रांत स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। एक बार में समझ लो, मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूं, बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो संघीय व्यवस्था होती है, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो केंद्रीय प्राधिकार यानी केंद्र, और जो उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयां होती हैं अर्थात जो प्रांतीय सरकारें होती हैं, इनको हम अनुषंगी इकाइयां कहते हैं, इनके बीच में बांट दी जाती है। किसमें, संघीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, जैसे कि हमने भारत में देखा कि केंद्र के पास भी ताकत है और राज्य सरकारों के पास भी ताकत है। जो केंद्र होता है, ठीक है, अक्सर क्या होता है कि आपको संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें मिलती हैं। एक स्तर होता है जो पूरे देश के लिए कार्य करता है, पूरे देश के लिए होता है, जिसे हम राष्ट्रीय महत्व के विषय जिसके जिम्मे होते हैं। और एक होता है राज्य या प्रांतों की स्तर की सरकारें, जो दैनंदिन कामकाज अर्थात डेली छोटे मोटे जो कामकाज देखने को मिलते हैं, कि स्थानीय कानून बनाने के जो रहते हैं वो इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, कि भैया पुलिस प्रशासन कैसे कार्य करेगा, स्थानीय नियम कैसे चलेंगे, प्रदूषण बढ़ रहा है तो उससे निपटने के लिए ऑड इवन का फार्मूला आप देखो केवल दिल्ली में चल रहा है। ठीक है, तो राज्य की भलाई को लेकर के जो छोटे मोटे निर्णय लेने होते हैं वो राज्य में ही लिए जाते हैं। तो दैनंदिन कामकाज के लिए क्या है, राज्य स्तर की सरकारें होती हैं। अच्छा, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में दो स्तरों की सरकारें नहीं है, भारत में आपको तीन स्तर की सरकारें मिलेंगी। कितने, तीन स्तर की। एक आपको मिल गया केंद्र, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। एक आपको मिल गया राज्य या फिर प्रांत कह सकते हो, ठीक है, जो कि राज्य की भलाई के लिए कार्य करता है। इसके बाद एक और स्तर भारत में आपको मिलता है, जो कि मिलता है सबसे निचला स्तर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सबसे निचला स्तर, या फिर इसे कहा जाता है नगर पालिका वाला। ठीक है, या फिर हम कहते हैं पंचायती राज, पंचायतों या नगर पालिकाओं का जो स्तर, क्योंकि यहां पर भी चुनाव होता है। ये भारत में ही आपको तीसरा स्तर देखने को मिलता है, हर जगह पर नहीं है। ठीक है, हर जगह पर दो स्तर मिलते हैं। ठीक है, ये जो तीसरा स्तर है भारत में, तो भारत में तीन स्तरों वाला संघवाद आपको मिलता है। ये पॉइंट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस पर आ चुका है कि भारत में आपको कितने स्तर का संघवाद है, कितने स्तर की सरकार है, तो तीन मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो केंद्र है उसके सामने राष्ट्रीय महत्व के विषय रहते हैं और राज्य उसके जिम्मे दैनंदिन कामकाज, और जो सबसे निचला स्तर आता है अर्थात ये पंचायती राज वाला, ठीक है, नगर पालिकाओं वाला, ये अपने स्थानीय मामलों को देखते हैं। ठीक है, सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। अच्छा, कैसे करती हैं, तो ये दोनों स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि संविधान के द्वारा इन दोनों स्तरों की सरकारों को पावर दी गई। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ना ही एक दूसरे के लिए जवाबदेह है, याद रखना। ठीक है, अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि एकात्मक व्यवस्था, एक मिनट, एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एकात्मक शासन जहां पर होता है वहां पर जो राज्य होते हैं वो केंद्र के अधीन रहते हैं, या फिर यूं कहें कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो समझ लो एकात्मक शासन जहां कहीं भी होगा वहां पर शासन का एक ही स्तर होगा, जो कि है केंद्र। ठीक है, और जो बाकी इकाइयां होंगी, चाहे वो राज्य हो या फिर पंचायती राज हो, ये सब केंद्र के अधीन रहकर काम करेंगे। अगर केंद्र ने आदेश दे दिया तो भैया दे दिया, फिर वो तुम्हें मानना होगा। ठीक है, इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में
केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। याद रखना, एकात्मक शासन में जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है कि ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जो संघीय व्यवस्था है इसमें केंद्र सरकार जो है ये राज्य या जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनको आदेश नहीं दे सकती है। अगर केंद्र ने आदेश दिया कि ऐसा करो और राज्य ने नहीं किया तो भैया केंद्र कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। किसमें? संघीय व्यवस्था में। लेकिन एकात्मक में केंद्र उठापटक कर देगा फिर, क्योंकि सारी ताकत केंद्र के पास है और केंद्र से ही स्थानीय सरकारों को या फिर जो प्रांतीय सरकारें होती हैं इनको पावर मिलती है। किसमें? एकात्मक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती किसमें? संघवाद में। संघवाद में क्या है? संघीय व्यवस्था में क्या है? राज्य सरकारों को अपनी शक्तियां मिली हैं किससे? संविधान से। संविधान से। और केंद्र सरकार को भी जो शक्तियां मिली हैं वो संविधान से ही मिली हैं, ठीक है। इसके लिए भी केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं, ठीक है। किसमें? संघवाद में। संघवाद में क्या है? राज्य और केंद्र इन दोनों को संविधान के द्वारा शक्तियां दी गई हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए जवाबदेह नहीं है, ये दोनों अपने अपने स्तर के लोगों के लिए जवाबदेह। अगर कोई भी ऐसा काम होता है जो गलत है तो इन दोनों के लिए कोर्ट में केस होता है या फिर जो इनके जनप्रतिनिधि हैं वो इनसे सवाल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर आपको संघवाद की 7 प्रमुख विशेषताओं को एक एक करके समझना। तो कहा जा रहा है आइए संघीय व्यवस्था की कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं। तो 7 महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई हैं, इन्हें थोड़ा डीपली समझना, क्योंकि संघवाद की जो ये विशेषताएं हैं इन पर प्रश्न पूछा जा चुका है, वो भी यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको अच्छी तरह से समझो। सबसे पहले विशेषता क्या है कि यहाँ 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार होती है, ठीक है। याद रखना, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, जिससे कि हमने देखा पाकिस्तान में 2 स्तर की है, ठीक है, और बेल्जियम में 2 स्तर की है, ठीक है। हर जगह 2 स्तर की मिलती है, लेकिन भारत में 3 स्तरों की सरकार आपको मिली, जो कि एक स्थानीय स्तर की सरकार है, जिसे हम कहते हैं पंचायती राज या नगर पालिका, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है? अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अधिकार क्षेत्र का मतलब है एक ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा दिमाग लगाकर समझोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस सुनो, ठीक है। आंखें बंद करो, कान बंद करो, आंखें बंद करो, नाक बंद करो और सुनो, बस सुनो। कहा जा रहा है कि भैया चाहे केंद्र स्तर की सरकार हो या राज्य स्तर की सरकार हो, ठीक है, या स्थानीय स्तर की सरकार हो, तीनों स्तरों की सरकारों की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इन अलग अलग स्तर की सरकारें जो है वो एक ही नागरिक समूह पर राज करती है। आप देखोगे, आप अपने प्रधान या जो भी आपके यहाँ पर बनते हैं उनके लिए आप वोट डालते हो, ठीक है। आपके यहाँ चेयरमैन बनते हैं नगर पालिका के या पंचायती, इसके लिए वोट डालते हो। अपने राज्य सरकार के लिए भी वोट डालोगे और केंद्र सरकार के लिए भी वोट डालोगे। अर्थात ये जो अलग अलग स्तर के सरकारें हैं ये एक ही नागरिक समूह पर राज कर रही हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का, इन सभी का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। जैसे कि अगर हम कानून बनाने वाला टॉपिक लेते हैं, ठीक है, तो राज्य सरकार अगर कानून बनाएगी तो वो अपने इलाके, उनके लिए क्या है, इनके लिए एक भौगोलिक सीमा निर्धारित है कि वो अपने राज्य के लोगों के लिए ही कानून बना सकती है। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का जो शासन है, प्रशासन है, ये मध्य प्रदेश या बिहार या अन्य किसी राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना सकता। उत्तर प्रदेश में जो कानून बनेगा वो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही होगा, ठीक है। पहले तो अगर हम बात करते हैं वहीं पर केंद्र के लिए, तो केंद्र जो कानून बनाएगा वो पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि केंद्र ने जो कानून बनाया वो कुछ राज्यों ने कह दिया कि हमारे यहाँ लागू नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्षेत्र दिए गए, जैसे कि मुद्रा से संबंधित जो कानून बनेगा, ठीक है, ये विषय है, ठीक है। तो मुद्रा से संबंधित जो कानून बनेगा उस पर कानून केवल केंद्र ही बना सकता है, ठीक है। पैसों से संबंधित, ठीक है, उस पर कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, राज्य नहीं बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी कई सारे विषय दिए गए हैं, ठीक है, जिनके विषय में आपको आगे पढ़ना है। 3 विषय मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से विषय हैं। ये संघ सूची, एक आपको मिलती है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची में जो विषय दिए गए, इस पर जो कानून बनेंगे, जिसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, वो केवल और केवल केंद्र सरकार ही बनाएगी, ठीक है। राज्य सूची में जो विषय दिए गए, जिसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई है, इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, ठीक है। और राज्य सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं वो केवल उसी राज्य में फॉलो होंगे, और केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी ये पूरे देश में लागू होंगे, ठीक है। वहीं समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं, इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट इरेज कर लेते हैं।
देखो टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं आया है तो भी बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिए, एक मिनट। दो बातें यहाँ पर कही गई हैं। पहली बात तो ये कि भैया जो सरकारें हैं तीनों स्तरों की, ये एक ही नागरिक समूह पर राज करती हैं। दूसरा, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन, इन तीनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अधिकार क्षेत्र का मतलब एक ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, वैधानिक अर्थात संविधानिक अधिकार, ठीक है। अब जो ये अधिकार क्षेत्र, ये जो दायरा दिया गया है, ठीक है, दायरा, ये भौगोलिक सीमा पर के अंतर्गत भी परिभाषित होता है। जैसे कि राज्य सरकार के लिए भौगोलिक सीमा है, वो अपने राज्य के लोगों के लिए ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषय आते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार के लिए कुछ विषय हैं, ठीक है। जैसे कि विदेशी मामलों पर अगर कानून बनेगा तो केंद्र ही बनाएगा, उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, ठीक है। इनके लिए कुछ विषय रखे गए हैं, ठीक है। तो ये आपने आई थिंक समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो विशेषता है, तीसरी विशेषता वो ये है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, ठीक है। चाहे वो केंद्र स्तर की सरकार हो या राज्य स्तर की सरकार हो या फिर स्थानीय स्तर की सरकार हो, इन सभी स्तर की सरकारों के लिए जो अधिकार क्षेत्र है कि किस क्षेत्र में कौन कानून बनाएगा, ठीक है, ये संविधान में वर्णित किए गए हैं, ठीक है। आगे, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है, ठीक है। अगर कोई अधिकार क्षेत्र दे दिया गया कि इस क्षेत्र पर केंद्र कानून बनाएगा, ठीक है, तो भैया उस पर केंद्र ही कानून बना सकता है। अगर राज्य ने उस पर कानून बनाने की हिमाकत की या कोशिश की, तो भैया जो मतलब संविधान, एक मिनट, हाँ, जो संविधान है ये क्या करेगा, ये स्पष्ट करेगा, ये मतलब निश्चित करेगा कि राज्य उस पर कोई भी कानून ना बनाए, वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है तो केंद्र ही उस पर कानून बनाए, ठीक है। तो गारंटी और सुरक्षा कौन देता है? संविधान देता है, ठीक है। याद रखना, संविधान में वर्णित किया गया है कि किस टॉपिक पर, किस क्षेत्र पर कौन कानून बनाएगा, ठीक है। चौथा है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि संविधान में जो मौलिक प्रावधान दिए गए, जो मुख्य मुख्य प्रावधान हैं, उनको बदलने के लिए अगर ये चाहे कि एक स्तर की सरकार यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार केवल बदल दे, तो नहीं हो सकता। ऐसे में दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति आवश्यक होगी। अगर कोई भी मौलिक प्रावधान सरकार बदलना चाहती, संविधान में कोई भी मौलिक प्रावधान अगर बदलना है, तो ऐसे में क्या करना होगा? सरकार के केवल एक स्तर से काम नहीं चलेगा, दोनों स्तरों को मिल करके काम करना होगा, तभी यहां पर मौलिक प्रावधानों को बदला जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवी विशेषता की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। याद रखना, यहां पर पूरा पढ़ने से पहले, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भैया जो कोर्ट हमारे यहां पर है, जो जुडिशरी सिस्टम है, जो अदालतें हैं, इनको संविधान ने, ठीक है, विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार दिया है। राज्य सरकार अगर और केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई भी विवाद होता है, ठीक है, अधिकारों को लेकर के या अन्य किसी चीज को लेकर के, तो निर्णायक भूमिका कौन अदा करेगा? अदालत। कोर्ट जो कहेगा वही मान्य होगा। साफ तौर से कहना यह है कि जो अदालत है उसको संविधान ने यह अधिकार दिया है कि अगर, ठीक है, राज्य स्तर की सरकार या केंद्र स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करनी है तो वो कोर्ट ही करेगा। अगर राज्य किसी से पूछेगा कि हमें क्या अधिकार है, तो वो कोर्ट से पूछेगा, ठीक है। अगर केंद्र पूछे किसी से कि हमें ये अधिकार है या नहीं है, तो वो किसी और से नहीं, कोर्ट से जाकर पूछेगा, ठीक है। और अगर दो राज्यों या केंद्र और राज्य के बीच में कोई झगड़ा होता है, तो उसका भी निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। ये कहां जाएंगे? ये विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अगर कोई विवाद होता है, तो वो डायरेक्ट कोर्ट के पास में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ही इस पर निर्णय देगा, ठीक है। छठी विशेषता क्या है? देखो, वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए। ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, समझो। देखो, वित्तीय स्वायत्ता का अर्थ है देश में सरकार के अलग अलग स्तरों, जैसे कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की जो सरकार, इनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र या फिर ये कहें कि स्वायत्त बनाने के लिए हर स्तर को आय यानी कि राजस्व के अपने अपने अलग स्रोत दिए गए हैं कि भैया केंद्र जो है उसको, उसकी आमदनी कहाँ से होगी, राज्य की आमदनी कहाँ से होगी और स्थानीय स्तर की सरकार की आमदनी कहाँ से होगी, ताकि ये वे बिना
दूसरे स्तर पर पूरी तरह से निर्भर हुए अपने कार्य कर सकें। अब आप कहोगे कि हमारे यहाँ प्रधान की तो कोई कमाई होती नहीं है, प्रधान कहाँ से पैसा लाएगा? हमारे यहाँ पर जो पंचायत है उसकी तो आमदनी कोई है ही नहीं ना, वो टैक्स लगाती है। नियम के अनुसार वो टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है? उनको ये अधिकार दिए गए। लगाते नहीं है वो बात अलग की है। उनको भी अपनी आमदनी के अधिकार दिए गए, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है? अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? क्लास 7 में इसके विषय में बताया गया था, आगे की क्लासेस में आपको और पढ़ने को मिलेगा। वित्तीय स्वायत्ता करने का अर्थ यहाँ पर सिर्फ इतना है कि भैया जो अलग-अलग स्तर की सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, इनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाए, ताकि एक स्तर की सरकार बिना किसी दबाव के कार्य कर सके। मतलब उसके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, आर्थिक स्रोत उसके पास हों कि हमारे पास आए, थोड़ा बहुत पैसा आए जिससे कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मान लो कि भाई राज्य से वो नहीं लेना चाहता पैसा, लड़ाई हो गई तो क्या करेगा? तो ऐसे में तो उसे अपने तो सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होगा ना, तो उसके लिए आमदनी के स्रोत सभी के लिए दिए गए। वही कहा जा रहा है वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग-अलग स्रोत निर्धारित हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जो 7वीं व्यवस्था है, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो 7वीं विशेषता है इसको अच्छी तरह से समझो। कहा जा रहा है कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। कोई एक ही उद्देश्य नहीं है, 2 उद्देश्य रखेगी। क्या है? एक है देश की एकता की सुरक्षा करना, यानी कि देश में जो अ, एकता बनी हुई है कि भाई पूरा देश संगठित होकर के रहे, ये एकता बनी रहे और उसका बढ़ावा हो। ठीक है? एकता को सुरक्षित करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ठीक है? पहला क्या है? पहला इसका कार्य ये है कि भैया एकता सुरक्षित बनी रहे, यानी देश टूटे ना और ज़्यादा मजबूत होता चला जाए देश। पहला उद्देश्य ये। और दूसरा क्या है? अलग-अलग क्षेत्रों में जो विविधताएँ हमें देखने को मिलती हैं, खान-पान को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के, भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, ये जो विविधताएँ हैं, ठीक है? ये सारी की सारी जो कल्चर को लेकर के यानी विभिन्न प्रकार की जो विविधताएँ हैं, ये सभी विविधताओं का पूरा सम्मान हो। ऐसा नहीं हो कि भाई एक को ज़्यादा मतलब सम्मान दिया जा रहा है, बाकी को सम्मान ही नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 7वीं विशेषता में देखने को मिलती है। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन-कौन सी 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं? इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है? जो 7वां है, इसे आप याद कर लेना क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है? 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहली है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बँटवारे के नियमों पर सहमति और इनका एक-दूसरे पर भरोसा। क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? पहली बात तो ये है कि भैया जो विभिन्न स्तर की सरकारें हैं, राज्य, केंद्र या राज्य, 2 राज्य, ठीक है? यानी सभी राज्य पहले तो, फिर राज्य और केंद्र, ठीक है? विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में बँटवारे के जो नियम बनाए गए, इन पर सहमति होनी चाहिए, ठीक है? कि राज्य को जो शक्तियाँ दी जा रही हैं, केंद्र को जो शक्तियाँ दी गई हैं, जो अधिकार दिए गए, ठीक है? इस पर राज्य भी पूरी तरह से सहमत हो और केंद्र भी सहमत हो, ठीक है? कि भैया ऐसा नहीं कि भाई राज्य को अधिकार दिए गए कुछ और केंद्र को कुछ दिए गए, इसमें राज्य सहमत नहीं है और केंद्र भी सहमत नहीं, क्योंकि अधिकार जो मिल रहे हैं, जो शक्तियाँ मिल रही हैं, वो संविधान से मिल रही हैं, ठीक है? वो केंद्र नहीं दे रहा है, ना ही राज्य दे रहा है, ठीक है? जो शक्तियाँ मिल रही हैं, जो अधिकार मिल रहे हैं, वो ना तो केंद्र दे रहा है, ना ही राज्य दे रहा है, वो संविधान के द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक है? अगर कोई भी बदलाव होगा, तो संविधान में बदलाव होगा, तभी शक्तियों में परिवर्तन होगा, ठीक है? तो पहला और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बँटवारे के नियम बने हैं, इस पर सहमति और इनका एक-दूसरे पर भरोसा हो, कि भैया अगर केंद्र को कुछ अधिकार दिया गया है, तो केंद्र उस अधिकार का दुरुपयोग ना करे और राज्य को जो अधिकार दिए गए, राज्य उनका दुरुपयोग ना करे, ठीक है? तो भरोसा भी होना चाहिए। 2 बातें हो गई कि बँटवारे के नियम पर सहमति और इनका एक-दूसरे पर भरोसा, कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई राज्य को अधिकार कुछ दिए गए, वो मान नहीं रहा, वो अधिकार से बढ़ के काम करने लगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं। सबसे पहला आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति, कि भाई भरोसा भी है, ठीक है? कि हाँ और साथ रहने पर सहमति भी कि हाँ, मतलब जो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? हम उनको मानते हैं, हम उन पर सहमत हैं और साथ मिलकर के काम करेंगे, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हो गई आपकी 7 विशेषताएँ। आगे बढ़ते हैं और संघवाद पर थोड़ा-सा और टिप्पणी दी जा रही है, इसको और समझिएगा, क्योंकि ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको संघवाद के प्रकारों को समझना है, ठीक है? कितने प्रकार के संघवाद होते हैं, ठीक है? अगले बिंदु में कहा जा रहा है केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा हर संघीय सरकार में अलग-अलग किस्म का होता है। किसके? केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें जो हैं, ठीक है? केंद्र और राज्य इनके बीच में जो सत्ता का बँटवारा किया जाता है, जो अधिकारों का बँटवारा किया
किया जाता है। ये हर संघीय सरकार में यानी हर देश में, हर संघीय देश में अलग अलग तरह का हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसके मुख्य रूप से दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को एक एक करके आपको समझना है। ठीक है, अगले बिंदु में कहा जा रहा है यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा और डीपली जाइएगा, थोड़ा और डीपली जाइएगा, समझिएगा। कहा जा रहा है कि भैया केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है ये हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। अब किस तरह का हुआ है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां का इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर सत्ता का बंटवारा कैसा हुआ। थोड़ा और डीपली जाते हैं। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। ठीक है, पहला तरीका यहां पर समझो, दूसरा यहां पर समझो। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं पहले तरीके के। ठीक है, अब यहां पर आपको संघीय व्यवस्था जो इसके संघीय ढांचे के प्रकारों को समझना है, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। ठीक है, स्टार्टिंग में टॉपिक दिए थे 5 थे, 5 में से दूसरा टॉपिक यहां पर आपका आ गया, जो कि है संघीय ढांचों के संघीय ढांचे के प्रकार। ठीक है, तो पहला जो तरीका वो ये, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर, आप दो या दो से ज्यादा स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ में ले आओ। ठीक है, और एक बड़ी इकाई गठित कर लो। ठीक है, जैसे कि हमने यूएई को देखा, तो यूएई में आपको 7 अमीरात मिलते हैं, 7 राज्य मिलते हैं। उन 7 राज्यों ने मिलकर के क्या है कि अपना एक पूरा का पूरा संघ बना लिया। ठीक है, अब मतलब यूएई की हम चलो छोड़ो उसे, वहां पर तो राज्य सही है, तो उसका भी एग्जांपल नहीं लेते, इसको इरेज कर देना। ठीक है, यूएई का एग्जांपल नहीं लेते, हम अमेरिका का एग्जांपल लेंगे, हम भारत का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है कि भैया दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र आए, मिलें और मिल करके एक संघ बना लें। ठीक है, साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना, ये हो गया पहला तरीका। इसमें होता क्या है, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, यानी अपनी आजादी को बनाए रखते हैं, एक दूसरे को कोई गुलाम नहीं बनाता। ऐसा नहीं कि भाई दो से अधिक आए तो एक ने बाकियों के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, बाकियों को गुलाम बना लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं कि भैया जो दो से अधिक राष्ट्र आए हैं, देश आए, उनकी सबकी अपनी अलग अलग पहचान भी बनी रहेगी, और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। मतलब साथ मिलकर बैठेंगे, ठीक है, सभी की अपनी पहचान बनी रहेगी, आजादी बनी रहेगी, और साथ बैठ करके कि भाई हम हमारे देश को सुरक्षित कैसे किया जाए, हमारा देश आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के एक जगह बैठेंगे और आगे का रास्ता निकालेंगे। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण को अगर देखा जाए तो पहला मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा मिलता है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भी हैं। ठीक है, ये 3 आपको प्रमुख मिलते हैं जो कई देश आए और आकर के उन्होंने अपना संघ बना लिया, ग्रुप में हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई सभी आजाद देश थे, सभी राष्ट्र आजाद थे, तो जब चूंकि सभी देश आजाद थे तो जितने भी प्रांत होंगे उन सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रांतों को समान अधिकार होता है, और वे केंद्र के वरस्क ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो एक आजाद देश था, जो एक आजाद राष्ट्र था, वो आकर के मिला है। ठीक है, 4-5 आजाद देश आकर के मिले, उसने केंद्र को बनाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्र बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो राज्य हैं वो ज्यादा ताकतवर होंगे, जो प्रांत हैं वो ज्यादा ताकतवर रहेंगे। ठीक है, जो दूसरा तरीका वो क्या है कि भैया बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। अब यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा देश था, इसने अपनी आंतरिक विविधता को देखा कि हमारे इस इलाके में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इस इलाके में पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं, इस इलाके में तमिल बोलते हैं, इस इलाके में तेलुगु बोलते हैं, इस इलाके में मलयालम बोलते हैं, इस इलाके में अ, बंगाली बोलते हैं। ऐसे उन्होंने देखा भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या क्लाइमेट के आधार पर, कई सारे आधार हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ आधारों को ध्यान में रखते हुए या धर्म के आधार पर कुछ आधारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि भैया आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया। एक बहुत बड़ा देश था, ठीक है, इसने आंतरिक विविधता को देखा और देख करके अपने राज्यों का गठन कर लिया, जैसे कि हमारा भारत देश। ठीक है, भारत में क्या है, भारत एक काफी बड़ा देश है, इसने आंतरिक विविधता को देखा और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया। ठीक है, क्या हुआ हमारे देश में, राज्य और राष्ट्रीय जो स्तर की सरकार ने, केंद्र सरकार, इसके बीच में सत्ता का बंटवारा किया। ठीक है, अच्छा, सत्ता का जो बंटवारा किया गया, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में अधिकार संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, राजतंत्र और जो आपका सैन्य शासन होता है वहां पर बात अलग रहती है। ठीक है, लोकतंत्र की हम बात करें, लोकतंत्र में संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए। ठीक है, संविधान का निर्माण किया गया, संविधान के द्वारा राज्यों को और केंद्र को अधिकार दे दिए गए। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं।
अच्छा, इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में क्या है कि राज्यों के बरस के केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है, ठीक है? जबकि अगर आप पहले इसमें देखोगे तो यहाँ पर कई सारे देश आए, वो उन्होंने मिलकर के केंद्र का निर्माण किया, ठीक है? तो जब स्वतंत्र राष्ट्रों को मिलाकर के, को साथ ला करके एक संघ बनाया जाता है, तो वहाँ पर जो राज्य होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है? लेकिन जब एक देश, ठीक है, जब एक देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है, ठीक है, और राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देता है, तो यहाँ पर जो केंद्र है, ठीक है, वो ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के वरस्क केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है, ठीक है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो संविधान के द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक है। और आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए दी, जो राज्यों का गठन किया गया वो आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया, ये देखो, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए चूंकि गठन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो अधिकार दिए जाएंगे वो भी आंतरिक विविधता को देखते हुए ही दिए जाएंगे। अगर विशेष क्षेत्र है तो विशेष अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। तो विशेष अधिकारों की व्यवस्था भी इसमें होती है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपने समझ लिया, ठीक है। अब अगर इसे आप देखोगे तो ये एक मैप दिया गया है विश्व का। किसका मैप है ये आपको विश्व का मैप मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, ये आपको विश्व का नक्शा मिलेगा। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। ये जो नक्शा और डेटा दिया जा रहा है ये सन 2002 के अनुसार है। कितने, सन 2002 के अनुसार है, ठीक है। अगर आप बुक ओपन करोगे तो वहां पर भी यही डेटा मिलेगा। एनसीईआरटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आधे से ज्यादा डेटा ओल्ड दिया गया, लगभग सारा डेटा ओल्ड ही है। आप न्यू डेटा तो ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, आप बहुत ही रेयरली न्यू डेटा मिल जाए, ठीक है। ये पूरा का पूरा ओल्ड डेटा मिलता है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये आप जो रेड वाला एरिया देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला देख लो पूरा का पूरा, ठीक है। ये वाला देख सकते हो, ये देख सकते हो, भारत देख सकते हो, पाकिस्तान देख सकते हो, ये जो रेड वाला एरिया है, ठीक है, ये पूरा, यहाँ पर आपको मिलती है संघीय राजनीतिक व्यवस्था। कौन सी मिलती है, संघीय राजनीतिक व्यवस्था मिल रही है, ठीक है। बाकी जो एरिया है वहां पर अलग तरह की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक डेटा दिया गया कि 193 देश, अब अभी तो देश कई सारे हो चुके हैं, ठीक है। 2002 में जब 193 देश थे, तब 25 संघीय शासन व्यवस्थाओं वाले देश आपको देखने को मिलते थे। 25 देशों में केवल संघीय शासन व्यवस्था थी, लेकिन इन 25 देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या निवास करती थी, ठीक है। जो दुनिया के अधिकतर बड़े देश आपको देखने को मिलते हैं जो संघीय ही हैं, जिसमें कनाडा मिलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका मिलता है, ब्राजील मिलता है, ठीक है, इधर रूस मिलता है, भारत मिलता है, पाकिस्तान मिलता है, ऑस्ट्रेलिया मिलता है। तो ये सारे देश आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी गूगल कर लेना कि कितने देशों में संघीय व्यवस्था है, कितने देश आगे मिल रहे हैं, तो ये आपको गूगल करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक, देखो, यहाँ तक हो गया हमारा पार्ट 1, ठीक है। हम एक ही पार्ट में जो क्लास लाएंगे वो अलग आएगी। ये हमारा पार्ट 1 हो गया, यहाँ पर पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 जो हमारा आएगा वो कल आएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब पार्ट 2 में हम भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह से कार्य करती है इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में ये टॉपिक, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनको कवर किया जाएगा। सबको साथ लेकर और अन्य चीजें, ये सारा सत्ता का बंटवारा कैसे किया, इसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर में थे, तो उनको हमने यहाँ पर रखा हुआ है, उसको कवर करेंगे। पार्ट 2 हमारा यहाँ तक रहे, फिर पार्ट 3 में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसको कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में ये हमारा आएगा, इसमें ये 1947 का नक्शा है, इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषाई विविधता, ठीक है। इसके अलावा ये डेटा हमने यहाँ पर रखा है, भारत की अनुसूचित जो भाषाएं हैं इनको दिया गया है, ठीक है, कि कितने प्रतिशत भाषा बोलने वाले लोग किस किस इलाके में रहते हैं। फिर भारत में विकेंद्रीकरण किस तरह से हुआ, और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जो क्लासेस आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ये हमारा हैंडल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। बाकी व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो वो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ऐप पर नोट्स अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। क्लास देखने के बाद या फिर
नोट्स परचेस करते समय अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। बाकी फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, और हम कई सारे पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना जरूरी है, और ये हमारा हैंडल है, तो आप जरूर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप अभी तक की आई हुई क्लासेस बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। कोई आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई भी दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।